लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रिक प्रेशर आउटसाइड कंडक्टर क्या होता है, ये दो प्रूफ देखा था। और हमने बहुत अच्छे डिटेलिंग में देखा था कि वो प्रूफ कैसे, वो रिजल्ट तक कैसे पहुंचे हैं। आपको प्रूफ ना भी समझे तो उसका फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर और इलेक्ट्रिक प्रेशर कंडक्टर के आसपास क्या होता है, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीयर अपन हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है ना। इस पे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले तो इसके सारे प्रूफ्स एक ही बार में बता दूंगा। इसमें प्रूफ जैसा नहीं, ऐसे प्रॉब्लम्स है, फॉर्मूले हैं, प्रॉब्लम्स में डालो आ जाता है आंसर। बट मैं आपको बताऊंगा कैसे वो प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो आपको जनरल बातें आपको पता होना चाहिए स्पीयर के बारे में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में खास करके पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो बेसिकली टाइप्स ऑफ स्पीयर हेडिंग डालो। मैं आपको खाली 3 स्पीयर, एक अभी टाइप्स ऑफ स्पीयर में वो नहीं लिखना है। जैसे 3 तरह के बेसिकली स्पीयर होते हैं, ये टाइप्स ऑफ स्पीयर में नहीं, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। 3 तरह के स्पीयर होते हैं जो आपको पता भी है। एक होता है सॉलिड स्पीयर। क्या होता है? सॉलिड स्पीयर, ठीक है ना। क्या होता है? सॉलिड स्पीयर। एक होता है सॉलिड स्पीयर। एक होता है हॉलो स्पीयर। क्या होता है? हॉलो स्पीयर। दोनों में क्या फ़र्क है? सॉलिड स्पीयर में अंदर मटेरियल होगा, हॉलो स्पीयर में कुछ मटेरियल नहीं होगा। यही होता है ना, पूरी तरह पैक है पर अंदर खाली है। यहाँ अंदर भी पैक है, सरफेस भी पूरा पैक है ना, सॉलिड स्पीयर। अच्छा, एक होता है ऐसे टाइप का स्पीयर, ऐसा। अच्छा, ये हॉलो स्पीयर जो भी अंदर खाली होता है उसको सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। स्पेरिकल सेल भी बोल सकते हैं। स्पेरिकल सेल मतलब हॉलो स्पीयर ही होता है, ठीक है। एक होता है ऐसे तरीके का स्पीयर जहां यहाँ मटेरियल होगा, इसको बोलते हैं थिक हॉलो स्पीयर। क्या है? थिक है, हॉलो ही है, अंदर मटेरियल नहीं है, इधर मटेरियल नहीं है लेकिन इधर है, ठीक है ना। ये थिक हॉलो, पता से समझ में आ रहा है ना, थिक हॉलो स्पीयर है, थोड़ा मोटा हॉलो स्पीयर, ठीक है। एकदम अंदर कोई मटेरियल नहीं लेकिन इधर है, ठीक है ना। इसको थिक हॉलो स्पीयर बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं इसको। ये R1 रेडियस है तो ये R2 रेडियस है, तो हम लोग बोलते हैं ये थिक हॉलो स्पीयर है विथ इनर रेडियस R1। इसको ऐसा बोलते हैं थिक हॉलो स्पीयर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये सब वर्ड मिले तो आपको समझ जाना चाहिए मेरा स्पीयर कौन सा है। थिक हॉलो स्पीयर विथ इनर रेडियस R1 एंड R2, ठीक है। थिक हॉलो स्पीयर विथ इनर रेडियस R1 एंड R2, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ में आता है, ठीक है। अब ये खाली ये अब इन जनरल बात मैंने आपको समझाई है। अब टाइप्स ऑफ स्पीयर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ये बेसिक स्पीयर का इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब हमें बेसिकली 4 तरह के स्पीयर से डील करना है। कितने स्पीयर से? 4 तरह के स्पीयर से डील करना है। जैसे कौन कौन सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो 4 तरह के स्पीयर से देखो, ठीक है। जनरल मैं आपको बताऊंगा भी क्वेश्चन कितने तरीके के बनेंगे। एक होगा मेरा कंडक्टिंग स्पीयर। क्या होगा? कंडक्टिंग स्पीयर, मतलब स्पीयर होगा पर कंडक्टर होगा वो स्पीयर। क्या होगा? कंडक्टर स्पीयर। और वो हॉलो होगा, हॉलो कंडक्टिंग स्पीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्पीयर, ठीक है ना। एक होगा सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर। क्या होगा? सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर, ठीक है। एक होगा हॉलो कंडक्टिंग स्पीयर, एक होगा सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर और एक होगा हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। क्या? हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। सब में बता देता हूँ मैं क्या क्या फ़र्क हो जाएगा। हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, लेकिन एक हॉलो कंडक्टिंग स्पीयर है, एक सॉलिड। ये भी स्पीयर है लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है, एक है और हॉलो है, ठीक है। एक है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, ठीक है ना। बेसिकली यही 4 अभी हिस्से, लास्ट पार्ट में यही चार पे अभी पढ़ना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स में मैं बताऊंगा किस तरह के बनेंगे चारों स्पीयर पे, ठीक है ना। आपको फॉर्मूले से भी समझ आ जाएगा। इसके फॉर्मूले अगर याद है तो आप प्रॉब्लम में कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। फॉर्मूले वो सब बनाए कैसे गए हैं अभी समझेगा अपने को। बेसिकली अभी देखो, असल में मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमें क्या करना है मालूम है। स्पीयर है ना, तो 2 पॉइंट लेना है, ये सेंटर है इसका, तो 2 पॉइंट लेना है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट बी, और एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी,
इस स्फीयर की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी वो, और सभी के ग्राफ पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? ग्राफ। ठीक है, क्या पढ़ने हैं? ग्राफ पढ़ने हैं। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ग्राफ पढ़ना है, और पोटेंशियल भी निकालना है एट ए और एट बी। ठीक है, पोटेंशियल निकालना है एट ए एंड एट बी। ऐसा मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ना है हर स्पीयर पे। हर स्पीयर लूँगा मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा एट बी, फिर बाद में पोटेंशियल निकालूंगा एट ए, पोटेंशियल निकालूंगा एट बी, फिर ग्राफ बताऊंगा इसका, और फिर ग्राफ होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी भी अपने को स्पीयर का निकालना है। हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है। क्या स्पीयर लेना है, एक पॉइंट स्पीयर के अंदर रखना है, एक पॉइंट स्पीयर के बाहर। अंदर पॉइंट लिया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर पॉइंट लिया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर अंदर पॉइंट लिया तो क्या पोटेंशियल होगा, बाहर पॉइंट लिया तो क्या पोटेंशियल होगा। ठीक है ना। फिर अगर ये मेरा स्पीयर है, इसको चार्ज दे दूँ तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है ना। और इनके ग्राफ पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसे इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है। ठीक है ना। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें हर एक स्पीयर की पढ़नी है। ठीक है, हर एक स्पीयर की चीज़ है, इन 6 चीज़ों के बारे में अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। मतलब इस पे भी 6 तरह के प्रॉब्लम, इस पे भी 6 तरह के प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम बनेंगे। ठीक है, मैं आपको इन जनरल बता दूंगा किस तरह के बनते हैं, आपको बहुत आसान जाएगा वो। अच्छा, अगर आप देखो हॉलो कंडक्टिंग स्पीयर मतलब क्या, जैसे एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग स्पीयर है जिसका रेडियस आर है, पर वो हॉलो है, अंदर कोई मटेरियल नहीं है। अब अगर आप इसको क्यू चार्ज देते हो तो ये कहाँ जाएगा? आउटर बाउंड्री पे, क्योंकि वो कंडक्टर है। कंडक्टर में तो ये और अच्छा और हॉलो भी अंदर जा भी नहीं सकता। तो कंडक्टर हो या ना हो, अब कोई लेना देना नहीं है। कंडक्टर अगर हो या ना हो तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अंदर मटेरियल ही नहीं है, तो चार्ज अंदर रह नहीं सकता, तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने को समझना चाहिए, बराबर। पर क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज ठीक है सरफेस पे, कंडक्टर नहीं होता तो भी चार्ज सरफेस पे जाता, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। क्योंकि मैंने बोला था कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RC। हर कर्व सरफेस का रेडियस सेम है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। तो ये ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सब मिला के ऐसा ऐसा सरफेस पे जाएगा, पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। कैसा होगा? इसमें बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप क्यू चार्ज दोगे तो ये क्यू चार्ज पूरा का पूरा सरफेस पर जाएगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये कहती है, क्या कहती है, कि अगर आप चार्ज किसी स्पीयर को दोगे, कंडक्टर के स्पीयर को दोगे, तो वो स्पीयर पे जो चार्ज आते हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RC। क्योंकि हर कर्व सरफेस का रेडियस सेम है, यहाँ पर इसका रेडियस सेम है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हर जगह की लोकल चार्ज डेंसिटी सेम होगी, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो, है कि नहीं। सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर में क्या होगा? ऐसा है, अंदर मटेरियल भी होगा, इसका रेडियस अगर r है, अब इसको क्यू चार्ज दूँ, क्योंकि ये कंडक्टर है, अंदर मटेरियल है, चार्ज अंदर जा सकता था, पर क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज अंदर कंडक्टर में जाता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो अंदर कोई चार्ज रह नहीं सकता। ये तो गॉस लॉ ने बोला है, क्योंकि E.dA = Q∞ε0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर कोई चार्ज रहता नहीं है, तो कंडक्टर पे को अगर चार्ज देते हो तो कहाँ जाता है? आउटर सरफेस पे। ये भी प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, तो ये चार्ज पूरी की पूरी तरह कहाँ चला गया? मतलब ये सिमिलर ही है, भले ही इसके अंदर मटेरियल है फिर भी चार्ज कहाँ गया? आउटर सरफेस पर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RC। हर कर्व सरफेस का रेडियस तो सेम ही है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। मतलब ये और ये एक ही बात है। मतलब चाहे हॉलो कंडक्टर हो, हॉलो कंडक्टिंग स्पीयर हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसमें चलेगा वही इसमें चलेगा, ठीक है। अच्छा, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है, मतलब अंदर मटेरियल नहीं है, ठीक है, और रेडियस r है, पर ये नॉन कंडक्टर है। क्या है? नॉन कंडक्टर। अब इसको क्यू चार्ज दूंगा ना मैं, इसको क्यू चार्ज दूंगा ना, तो कैसे भी चिपकेगा,
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं इसको क्यू चार्ज दे रहा हूँ तो ये कैसे भी चिपकेगा कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर सी, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भले इसका कर्व सरफेस का रेडियस सेम है, पर वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। अच्छा, ये चार्ज अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि अंदर मटेरियल नहीं है, तो सरफेस पर ही जाएगा, बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। बट अगर मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दूँ, मतलब हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल दूं, विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं ऐसा बोल दूं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कि जो मैं चार्ज दे रहा हूं उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। चार्ज सरफेस पे ही जाएगा, पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रख रहा हूं? यूनिफॉर्म, मतलब सरफेस पर ही जाएगा, अंदर तो जा नहीं सकता, मटेरियल नहीं है। तो ये भी मेरा इसके जैसे हो गया, ठीक है ना। चार्ज तो आउटर सरफेस पे ही है, इसका मतलब हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहता है। मतलब इन तीनों के प्रूफ एक ही हैं, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, बराबर ना। इन तीनों के जो भी फंडे रहेंगे, ऐसे जो भी हमें निकालना है वो सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें भी हमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर तो पढ़ना है विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी बता दूंगा, बट आपको विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही काम का है, ठीक है ना, विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें क्या होगा सर? ये भी नॉन कंडक्टर है पर सॉलिड, क्या है? सॉलिड, अंदर मटेरियल है। अब इसको अगर क्यू चार्ज दूंगा मैं, क्या दूंगा? क्यू चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर में चार्ज आउटर सरफेस पे जाता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नॉन कंडक्टर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये चार्ज सब जगह चले जाते हैं, इधर अंदर, और कैसे भी जाएंगे। पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रख दूं तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। कैसा होगा? यूनिफॉर्म। पर ये अगर मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखूँ तो ये कैसे भी चिपकेंगे इस पे, सरफेस पे भी होंगे, सब जगह होंगे चार्ज। समझ में आ रहा है? सब जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ इन लोगों से अलग है, मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टर का प्रूफ अलग है। तो ये जो प्रूफ है इसमें कॉमन है, मतलब अभी आपको कम ही प्रूफ करने हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं करने, पर फिर भी अच्छे खासे प्रूफ होंगे, बहुत सारे प्रूफ होंगे, ठीक है ना। तो अभी मुझे समझ में आया, ये सॉलिड नॉन कंडक्टर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है। ये अपना ऐसा रेडियस इसका आर ले लो, ठीक है। अच्छा, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ सेम होता है। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपने क्यू चार्ज दिया, अंदर मटेरियल था और कंडक्टर नहीं है, तो अंदर भी चार्ज घुस गए, सब जगह गए, क्योंकि चार्ज मटेरियल में जाएंगे ही, बराबर ना। तो सब जगह चार्जेस घुस गए, है ना। तो इस तरह से अपना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो मैंने बोल दिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। मतलब इसका रो कांस्टेंट है, इसके लिए रो डिफाइन करोगे ना, क्योंकि चार्ज अंदर घुस गए। इसके लिए क्या डिफाइन करोगे? चार्ज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज सरफेस एरिया पर ही है। इसके लिए भी क्या डिफाइन करोगे? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके लिए भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करोगे, क्योंकि चार्ज अंदर भी जा रहे हैं, सरफेस पर नहीं, सब जगह हैं, पूरे वॉल्यूम में घुसे हैं, है ना। तो ये तरह का अपने को प्रूफ करना है, तो नोट करके अच्छे से लिखो। अभी फिलहाल हम लोग प्रूफ इसका करेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉलो कंडक्टिंग, ये तीनों का एक ही प्रूफ है, तो एक ही में करेंगे, ठीक है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का बाद में करेंगे। चलो नोट करके लिख लो पहले, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है स्फीयर के टाइप का, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ, ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज है। ये तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनका होता ही है, इसको अपने को यूनिफॉर्म रखना पड़ता है। विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये अपने को निकालना है। अब मान लो गॉस लॉ आपको अभी अप्लाई करना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। मान लो आपके पास एक हॉलो कंडक्टर है या इनमें से कोई भी एक है, तो ऐसा होगा, देखो ऐसा आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस देखो कैसा है, ऐसा कोई स्फीयर है एक, ठीक है, ये सेंटर है, इसका रेडियस सपोज आर है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आर है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ ए और एक पॉइंट ले रहा हूँ बी, ठीक है, ठीक है, इसका रेडियस आर है। ये जो है यहाँ से यहाँ का ये जो ए है, ए ये भी आर ले रहा हूँ और यहाँ से यहाँ आर, ठीक है ना, आर। आप सोचोगे सर दोनों आर, तो दोनों आर आपने सेम क्यों बनाया, मैं आपको लिख कर दूंगा, टेंशन मत लो। ये आर लेस देन, ये छोटा आर लेस देन बड़ा आर है, मतलब अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मतलब ए पॉइंट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के लिए बात कर रहा हूँ, एट ए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटा आर इज लेस देन बड़ा आर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ एट बी, मतलब मैं कौन से आर की बात कर रहा हूँ, आर विच इज़ ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर, उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मेरे पास तो सबसे अच्छा कौन सा लॉ है, गॉस लॉ। तो मैं क्या बनाऊंगा, इधर क्या बनाऊंगा, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। कैसा बनेगा, ऐसा। अच्छा पहली बात, अभी तो चार्ज की दिया ही नहीं है, चार्ज तो देना पड़ेगा ना। अच्छा कौन सा स्फीयर है, इन तीनों कोई भी तीनों में से एक स्फीयर हो, और अभी इसको मैं चार्ज दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, इसको चार्ज दे रहा हूँ, क्यू चार्ज दिया, तो ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि हॉलो कंडक्टर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सॉलिड कंडक्टर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और एचएनसी में हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही होगा, है कि नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही होगा। ये क्यू चार्ज चले गए आउटर सरफेस पर, बराबर ना। और इसके लिए मैंने क्या डिफाइन करके रखा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है एट पॉइंट बी, मतलब आउटर पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया, आउटर पॉइंट, ध्यान से देखना आपको सब समझेगा। अब मैं यहाँ क्या बनाऊंगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉसियन सरफेस बना दूंगा ऐसे सिमेट्रिकली, बराबर है, कितने रेडियस का, ये छोटे आर रेडियस का, ठीक है, छोटे आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बना। ये छोटा आर किससे बड़ा है, बड़े आर से, बड़े आर से बड़ा है, रेडियस ऑफ स्फीयर से बड़ा है, उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, बराबर। और उस गॉसियन सरफेस, वो अपने जो गॉसियन सरफेस बना है वो क्या है, वो भी स्फीयर है, पर कितने रेडियस का, छोटे आर रेडियस का, ठीक है। अब उस गॉसियन सरफेस पर मैं गॉस लॉ लगा रहा हूँ, जो क्या कहता है, क्लोज लूप ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस लॉ है ना। चलो करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ई डॉट डी ए, मुझे बताओ इस पेयर पे चार्ज है, तो इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब अगर आप देखो, अगर मेरा वो हॉलो कंडक्टर है तो उस पेयर को मैं रिंग के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, अगर सॉलिड कंडक्टर है तो डिस्क के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, और अगर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको भी मैं रिंग में तोड़ सकता हूँ, और डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म ही रखा है। तो हम लोग को मालूम है, चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो, उसकी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहीं होगी। ये तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में ही देखा था, रिंग हो ऐसे रिंग में तोड़ो तो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, ऐसी, वो तो मुझे मालूम है, पहले से मालूम है कि नहीं, है ना। अच्छा जो गॉसियन सरफेस आपने माना है, ये अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जो गॉसियन सरफेस माना है आपने, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, डी ए वेक्टर, देखो आउटवर्ड नॉर्मल है ना, तो ई डॉट डी ए में ई डी ए कॉस थीटा अगर लिखूंगा तो कॉस थीटा तो जीरो ही है, तो ई डी ए ही आएगा, तो ये क्लोज्ड ई डी ए ही है, क्लोज्ड लूप ई डी ए। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई होगी, पर इधर होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, है ना। अगर इधर देखो तो ऐसे रिंग में तोड़ सकते हो, अगर हॉलो कंडक्टर है तो इस रिंग के वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, और अगर सॉलिड कंडक्टर है तो डिस्क में तोड़ो पॉइंट पर। और मेरे को पता है रिंग और डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना आता है, और डायरेक्शन के साथ मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में। खैर ये ई डी ए क्यों लिखा, क्योंकि हर जगह ई और डी के बीच में, ये ई और डी ए के बीच में एंगल 0 है, इसीलिए ई डॉट डी ए ई डी ए ही बनेगा, है ना, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा ई कांस्टेंट है तो ई को भी इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकता हूँ, बराबर, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा क्यू कितना है,
क्यू इन कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है, क्यू ही तो चार्ज रखा है, क्या है यही चार्ज तो है गॉसियन, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो कितना चार्ज है वो, क्यू चार्ज है, बराबर है। अच्छा इसका एरिया क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, मतलब ये गॉसियन सरफेस है ना पूरा, ये तो गॉस लॉ है ना, गॉसियन सरफेस पे लगा, तो ये गॉसियन सरफेस है क्या, स्पीयर है, क्या है, स्पीयर है, और इस स्पीयर का सरफेस एरिया क्या है 4πr²। इसका इंटीग्रेशन करोगे सब छोटे छोटे एरिया का तो 4πr² ही तो बनेगा, पर छोटा r² है वो, क्यों, क्योंकि अपन ने r रेडियस ये है ना छोटा r, ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आया, Q अपॉन, बराबर ना, यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी था, ठीक है, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। अगर आप देखो 1/4π एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, K Q अपॉन r², ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी कहाँ लिया गया है, आर विच इज ग्रेटर देन बड़ा आर, मतलब स्पीयर के रेडियस के बाहर, अगर एकदम बाहर पॉइंट लो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन r² होता है। और ये r कहाँ से नापा गया है, फ्रॉम सेंटर, ये रेडियस नहीं है, ये सेंटर है, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, पर वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट रेडियस से बड़ा होना चाहिए। मतलब मेरे लिए अब सिंपल था, मतलब मैंने क्या किया, अब इसको टेंशन नहीं लिया, मैंने अब सिंपल सा ये बोला कि आउटसाइड पॉइंट के लिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट, ये आउटसाइड है ना, स्पीयर के बाहर है ना, फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट में क्या बना सकता मालूम है, आउटसाइड पॉइंट के लिए मैं मान सकता हूं कि ये पूरा क्यू चार्ज सेंटर पर रखा है एग्जैक्ट यहां, और यहां से आर दूरी पर कौन है, बी पॉइंट, बराबर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो आपको लिखना आता है ना, क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन r², यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए मैं जो चार्ज है, ये जो क्यू चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको मैं पॉइंट चार्ज के जैसे डील कर सकता हूँ। क्या डील कर सकता हूँ, फॉर आउटसाइड पॉइंट, अगर मैं स्पीयर के बाहर कोई पॉइंट ले लूँ, बराबर है, तो मैं स्पीयर के बाहर पॉइंट ले लूँ और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो मुझे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं स्पीयर को उस पॉइंट पर, मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए स्पीयर पॉइंट चार्ज जैसा एक्ट करता है, सिंपल सिंपल। हॉलो कंडक्टर हो, सॉलिड कंडक्टर हो, या हॉलो नॉन कंडक्टर हो विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, आउटसाइड पॉइंट के लिए ये तीनों कैसे एक्ट करते हैं, पॉइंट चार्ज के जैसे। देखो के क्यू अपन r² आया ना, मतलब अगर मैं ये हटा के एक पॉइंट चार्ज ले लेता क्यू, इतना ही चार्ज लेता, इतना ही क्यू चार्ज पर सेंटर पे रख देता, और ये पॉइंट का डिस्टेंस उस दूर उस सेंटर से कितना है r, मैंने ऐसा दे दिया होता, तो अगर आपको बोला होता इलेक्ट्रिक फील्ड निकलो एट बी पर, तो आप क्या लिखते हैं, के क्यू अपन r², वही तो बात ही। मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए ये तीनों स्पीयर कैसे एक्ट करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं बताओ, पॉइंट चार्ज के जैसे। तो कोई टेंशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। बाहर वाले पॉइंट के लिए आपको लिखना है फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस ऑल स्पीयर्स एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज। अंदर वाले पॉइंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आउटसाइड पॉइंट के लिए। अंदर वाले पॉइंट के लिए ऐसा नहीं होता है, वरना आप बोलेंगे सर ए पॉइंट भी लूंगा तो भी के क्यू अपन r² ही आएगा, नहीं, लफड़ा हो जाएगा। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए चल रहा है, आउटसाइड पॉइंट के लिए प्रूफ किया था ना, तो ऐसा रिजल्ट आया। फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस ऑल थ्री स्पीयर्स एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज। हम देखेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा होता है कि नहीं, वो भी होगा, डरो नहीं, ठीक है। दिस ऑल स्पीयर एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मतलब दिस पॉइंट r विच इज लेस देन छोटा r, बड़ा छोटा r विच इज लेस देन रेडियस ऑफ स्पीयर, ठीक है। अब अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इधर भी मुझे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, बना लिया, देखो ठीक है, गॉसियन सरफेस बना लिया। अगर इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऐसी ही होगी, क्योंकि ये रिंग वही तो है, रिंग है या डिस्क है। अगर सॉलिड कंडक्टर है तो डिस्क के फॉर्म में तोड़ो, ये छोटा छोटा डिस्क जो है, छोटा डिस्क की वजह से एक्सिस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ही होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इधर ही होगी और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, ठीक है ना। तो अभी अंदर वाला जो गॉसियन सरफेस है, क्योंकि अभी ये है ना पॉइंट, तो गॉसियन सरफेस इधर बनाओगे ना, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वापस लगा दिया क्लोज ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो क्लोज ई डॉट डी ए, ये गॉसियन सरफेस अब ये है, ठीक है। क्लोज ई डॉट डी ए, ई और डी ए में एंगल 0 ही है, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ही आएगा, बराबर है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर है। अच्छा ये क्या है, क्यू इन, अंदर क्यू इन 0 है, देखो
इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, बराबर है, कोई चार्ज ही नहीं है। अब ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल, इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, अब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब अगर मैं स्पीयर के अंदर पॉइंट ले लूँ इन तीनों में से अगर कोई भी स्पीयर हो, इन तीनों में से अगर कोई भी स्पीयर हो, उसके अंदर अगर आपको पूछा जाए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जीरो ही आएगा। और हमें पता है वैसे भी कंडक्टर और इसके लिए तो जीरो ही होता था, अब एचएनसी में भी जीरो होता है, ठीक है। अंदर कोई पॉइंट हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। अच्छा कोई कोई बोल देता है सर क्यू इन जीरो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हर बार ऐसा नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्यू इन जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो क्यू इन जीरो होता है। अच्छा यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, पर हर केस में ऐसा होता नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ कि अगर चार्ज नेट चार्ज अंदर जीरो होगा तो हमें ऐसा नहीं स्टेटमेंट दे देना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, फ्लक्स जीरो होता है, बराबर ना। ई डॉट डी ए जीरो होता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस केस में हो गया है वो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, क्यू इन जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, बराबर ना। खैर ये सब मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो अगर अंदर कोई पॉइंट लिया, अंदर मतलब आर लेस देन रेडियस ऑफ स्पीयर, मतलब ऐसा डिस्टेंस लिया है जो रेडियस ऑफ स्पीयर से कम है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जीरो आता है। ऐसा डिस्टेंस लिया मैंने ये आर जो रेडियस ऑफ स्पीयर से ज़्यादा है, उस पॉइंट पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, मतलब उस पॉइंट पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्पीयर को हम पॉइंट चार्ज जैसा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए स्पीयर कैसे एक्ट करता है, पॉइंट चार्ज के जैसे। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन छोटा आर स्क्वायर, ये आर डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा ये तो अपने को समझ आ गया। अब क्या करें, अब ग्राफ बनाते हैं इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। किसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ छोटा आर है, छोटा आर, ठीक है ना। छोटा आर देखो सेंटर से नापा गया है और यहाँ देखो एक पॉइंट ऐसा आया, ऐसे ऐसे जाके एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ आर रेडियस के बराबर हो गया। छोटा आर किसके बराबर हो गया, देखो ये आर है, ऐसे ऐसे बढ़ाओगे तो रेडियस के बराबर हो जाएगा। अच्छा स्टार्टिंग में जब आर जीरो था मतलब अंदर हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही है। इधर से इधर तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि ये आर इक्वल टू आर है, तो इसके लेफ्ट में आर लेस देन आर होगा और इसके राइट में आर ग्रेटर देन आर का ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ आर लेस देन आर इक्वल टू आर तलक कोई आर इक्वल टू आर तलक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब आर इक्वल टू आर के पहले देखो रेडियस से पहले तलक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये आर क्या है, लेस देन आर, रेडियस से छोटा वाले की अगर बात करूँ मैं यहाँ से लेके आर, समझ रहे हो ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी कोई भी आर, पर अगर मैं आर लेस देन आर बताऊँ मतलब मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में कहीं, ठीक है ना, अंदर वाले रेडियस ऑफ स्पीयर से कम, रेडियस ऑफ स्पीयर के अंदर बात कर रहा हूँ, बराबर है। तो आर लेस देन आर के लिए तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आर ग्रेटर देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर ना। मतलब अगर आप देखो जैसे जैसे ये आर बढ़ रहा है आउटसाइड पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जा रही है, मतलब आर ऐसा जैसे सब इधर तक देखो ऐसा कम होते होते जब ये आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी अगर हो गया तो अगर एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, कुछ भी, ये इन्फिनिटी में, ये इधर अगर इन्फिनिटी हो गया, आर अगर इन्फिनिटी हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। ये ऐसे डॉट डॉट आर कितना इन्फिनिटी पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। अच्छा आर इक्वल टू आर पर यहाँ पर क्या कर दोगे, आर के जगह आर डाल दोगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा, मतलब इधर इस पॉइंट पर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये रेडियस ऑफ स्पीयर है, आर इक्वल टू आर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फिर उसके बाद घटती जाती है, इधर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आर के जगह क्या रख दोगे, छोटा आर के जगह रेडियस ऑफ स्पीयर, इसके जैसे ही आगे जाते हो तो ये अभी रेडियस ऑफ स्पीयर नहीं, ये डिस्टेंस लिखोगे, ये डिस्टेंस जैसे 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 आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते होते इन्फिनिटी पर जाकर जीरो हो जाएगी। तो आपको फिलहाल ये याद होना है कि याद रखना है कि चाहे तीनों स्पीयर हो, कौन कौन से, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों स्पीयर अगर है तो अगर मैं इंटरनल पॉइंट लूँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, E इक्वल टू जीरो होता है उसमें। अगर आउटसाइड पॉइंट लूँ
तो ये तीनों स्फीयर आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज जैसा आप कंसिडर कर सकते हो। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R²। ये R रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं है, ये R सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की दूरी है जो पॉइंट आपने स्फीयर के बाहर माना है। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में दे दिया है ये 5 मीटर और ये 6 मीटर, तो 6 मीटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो ये फॉर्मूला लगाएगा, लेकिन 3 मीटर पे लिखनी है मतलब 5 मीटर से कम है ना, रेडियस से छोटा है, तो ये 0 आएगा। ये ध्यान रखना। और ग्राफ ऐसे, ये अगर आपको याद है तो आपको कोई टेंशन नहीं है इनमें तीनों में। इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी आप ये हो गए हो, स्ट्रांग हो गए हो इन तीनों स्फीयर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अंदर बाहर, और उसका भी ग्राफ देखेंगे अपन। ठीक है ना, बिल्कुल डरना नहीं है, प्रूफ ऐसे ही चलना है अपने को। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम यूनिफॉर्म रख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म नहीं। मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म का भी एक क्वेश्चन करा दूंगा, पहले यूनिफॉर्म का आप बराबर से सीख लो अच्छे से। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ SNC मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सोचो आपके पास एक स्फीयर है, ऐसे सोचिए, देखो ऐसा एक स्फीयर है। ठीक है, अब सॉलिड है, ये कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब अगर मैं इसको Q चार्ज दूं, पर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं यूनिफॉर्म रख रहा हूं, तो ये सब जगह जाएगा पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, क्योंकि मैं इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। अंदर मटेरियल है तो अंदर भी चार्जेस जाएंगे, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है तो अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा चार्ज नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज तो अंदर भी जाएंगे हर जगह पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, इसके लिए तो मेरे को रो डिफाइन करना पड़ता है, रो कूलम पर मीटर क्यूब। इसका रेडियस में अगर मैं मान लूँ कितना, यहाँ से यहाँ का रेडियस R है। ठीक है, रेडियस R है। अब मैं इधर भी 2 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी एक R डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ से भी एक पॉइंट R। ठीक है, चलो इसके लिए भी प्रूफ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, पर A वो पॉइंट है जो रेडियस ऑफ स्फीयर से छोटा है। फिर एक बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट B वो पॉइंट है जो रेडियस ऑफ स्फीयर से बड़ा है। चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले B आउटर साइड पॉइंट के लिए करना है, क्या करूँ, गॉस लॉ बना दूँ, गॉस लॉ अप्लाई कर दूँ। यहाँ एक गॉसियन सरफेस मान लो, ऐसा ध्यान से देखो, गॉसियन सरफेस फिर से मैंने स्पेरिकल ही लिया है, बराबर ना, क्योंकि सिमेट्रिकली जो सरफेस बनेगा उस स्पेरिकली बना सकते हो आप। तो आप क्या करोगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.dA इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट EdA। अगर आप देखो इसको फिर से आप डिस्क के फॉर्म में तोड़ सकते हो, और डिस्क की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग दी एक्सिस ही होगी, बराबर ना। यहाँ मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, आउटवर्ड नॉर्मल ना, क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर भी इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल फिर 0 हुआ, तो EdA तो बाहर हो गया, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि आपने सिमेट्रिकल बनाया है, बराबर है। तो E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या है, सरफेस, क्लोज सरफेस एरिया, जो ये क्लोज सरफेस है। ठीक है ना, क्यू इन। अब इस सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज ही तो है। ये गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज कितना है, क्यू चार्ज, ये तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये EdA क्या है, इंटू 4 पाई। ये सरफेस क्या है, जो एरिया आपने लिया है गॉसियन सरफेस, उसका सरफेस क्या है, 4 पाई R²। ये R रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस है, स्पीयर का मत ले लेना गलती से, गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हो, गॉसियन सरफेस होता है ये DA। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या सीखा, ई का आंसर फिर से वही आया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², मतलब KQ अपॉन R², क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है ना, बराबर है। चलो ये समझ में आ गया। मतलब चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो,
या फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, इन सभी के लिए आउटसाइड पॉइंट के लिए आप इन सभी स्फीयर को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। मतलब इस पूरे चीज़ को, इस पॉइंट के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ जितने भी चार्ज है उसको मैं सेंटर पर रख देता है, इधर क्यू चार्ज, पूरा चार्ज को, और यहाँ पॉइंट बी होता जो यहाँ से दूरी आर है, और इस बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, तो यही तो लिखता था मैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये और ये एक ही बात है। मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए ऑल दी स्फीयर्स एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज, ये बात मेरे काम की है। फॉर आउटसाइड पॉइंट ऑल दी स्फीयर एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज, सभी स्फीयर्स के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए ये सभी स्फीयर कैसे एक्ट करते हैं, पॉइंट चार्ज के जैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात तो मेरी समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर ये बाहर वाले पॉइंट के लिए हो गया। अब अंदर वाले पॉइंट के लिए बात करते हैं, तो इधर भी मैं ऐसे गॉसियन सरफेस बना दूंगा, इतने रेडियस का। दिख रहा है ये गॉसियन सरफेस, थोड़ा डायग्राम कंजेस्टेड लग रहा है, बट देखो ये वाला है जिसके लिए पॉइंट ए जिधर लिया है उधर ही सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया। इस पॉइंट पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, एरिया वेक्टर इधर ही होगा, क्योंकि इधर आप छोटे छोटे डिस्क में तोड़ सकते हो, डिस्क पे वापस वो एक्सिस पे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर ऐसा डिस्क अगर मानो तो एक्सिस इधर, एक्सिस ऐसा होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल फिर से 0 है, तो इधर भी यहाँ तक तो सेम ही होगा, ई डॉट डी ए ये सब सेम ही होगा। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ना, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो इधर तक सेम ही है। इसके अंदर कितना चार्ज है अब वो देखना है। गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस पे पहले क्या होता था, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता था। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, देखो है, कितना चार्ज है देखो। मैं क्या लिख रहा हूँ आपको बताता हूँ, कैसे लिखा है मैंने। क्लोज्ड गॉसियन सरफेस पे वो गॉस लॉ लगा दिया, देखो ऐसा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट मुझे पता है ई और डी के बीच में एंगल 0 है, तो ये ई डी ए ही आएगा बराबर ना, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर है। पर ई तो कांस्टेंट है, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस है तो ई बाहर निकाल सकते हो, और क्लोज डी ए इज इक्वल टू क्यू इन। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अगर ये मेरे को लिखना है, तो यहाँ पर देखो क्यू इन क्या है, Q इज इक्वल टू, इसके अंदर मेरे को चार्ज लिखना है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, देखो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, यही है ना बराबर ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बराबर। देखो यहाँ पर क्योंकि मुझे क्या लिखना है, इसके सॉरी ई डॉट डी है ना, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्यू इन लिखना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, सोच के बताओ अच्छे से। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो रो है, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, देखो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका अगर मैं रो डिफाइन करूँ, ये रो क्या है, इस पे क्यू चार्ज दिया है ना, तो इस पे रो कितना है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो स्फीयर का है ना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बराबर ना, है कि नहीं। पर इसके अंदर कितना चार्ज है अगर मुझे ये पता करना है, ये क्यू इन तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ना, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो आपको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कैसे लिखोगे, स्फीयर को कितना चार्ज दिया और स्फीयर का वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो आप क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। पर इस स्फीयर का रेडियस तो छोटा आर है, तो इधर आएगा 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। ये 4/3 और 4/3 कैंसल, तो आया क्या, क्यू कितना है उसके अंदर, क्यू कितना है, क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। ये आर और ये आर अलग है, तो क्यू इन कितना है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये ई डी ए कितना है, ये पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, सरफेस एरिया 4 पाई छोटा आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आर स्क्वायर और एक कट गया, इधर एक आर बच गया, तो आंसर क्या आया, आंसर आया देखो यहाँ E इज इक्वल टू 4 पाई नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर क्यूब, यही आया ना, बराबर है। तो ये कितना हो गया, E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अंदर वाले पॉइंट के लिए, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, के क्यू अपॉन आर क्यूब। आप रो के टर्म्स में भी बता सकते थे, क्योंकि क्यू कितना है, यहाँ से अगर मैं क्यू निकालूँ, ये बड़ा क्यू है ना, बड़ा क्यू कितना है, चलो निकाल लो, बड़ा क्यू कितना है, यहाँ से देखो बड़ा क्यू क्या है, रो इंटू 4/3 पाई आर रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये अगर इसके जगह पे डाल दूँ तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ए वाले पॉइंट के लिए, हाँ ये वाले पॉइंट पे निकाल रहा है, अंदर तो ये है के क्यू, बाहर वाले पॉइंट के लिए तो ये है, अंदर वाले पॉइंट के लिए चल रहा है वो, के क्यू कितना है इतना, तो के इंटू क्यू के जगह पूरा ये डाल दो, रो इंटू 4/3, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर ना, इंटू छोटा आर बराबर है अपॉन क्या आ रहा है, आर क्यूब बराबर है, ये आर क्यूब और ये आर क्यूब कैंसल, तो आया कितना, ये के को भी क्या लिख सकते हो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो बराबर ना, और इसको कैसे लिख सकते हो 4/3 पाई इंटू आर, देखो सही है क्या सब, बराबर ना। अगर आप देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर आया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और या फिर चार्ज के टर्म में बोलना है तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये सेंटर से लेके उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, ठीक है ना, ये ध्यान देना अच्छे से, क्लियर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी के टर्म में है, ठीक है ना। अगर इसका ग्राफ हम बनाने जाएं, इसका ग्राफ अगर बनाने जाऊं मैं तो कैसा आएगा, देखो देखो इसका ग्राफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर है, एक ऐसा पॉइंट है जो आर इक्वल टू आर है, ठीक है। अंदर अगर एकदम सेंटर पे बात करूं, इधर अंदर, ठीक है ना, ठीक है, आर मतलब अंदर बात कर रहा हूं, मतलब आर लेस देन आर, रेडियस ऑफ स्फीयर छोटा, रेडियस ऑफ स्फीयर के छोटा अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसके इधर देखो ये आर लेस देन आर है और इधर आर ग्रेटर देन आर, इधर इसके लिए अप्लाई करना है तो ये फॉर्मूला है, ये, और आर ग्रेटर देन आर के लिए ये फॉर्मूला है, बराबर ना। तो इधर तक कोई टेंशन नहीं है, इधर तक मुझे मालूम है ग्राफ ऐसे ही रहेगा, पहले के जैसा ही तो है, देखो ना के क्यू अपन आर स्क्वायर, आउटसाइड पॉइंट के लिए सभी स्फीयर एक्सेस पॉइंट 4, तो यहाँ पर ग्राफ ऐसे ही रहेगा। इधर के लिए मैं बात करूँ, ये फॉर्मूला देख लो अच्छे से, आपको दिखेगा रो तो कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये तो वो वाला स्ट्रेट लाइन, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स, बस x की जगह r है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रही है और बढ़ेगी भी, क्यों पता है, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो ना इस सेंटर से, तो चार्जेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, देखो चार्जेस भी बढ़ते जा रहे हैं, इधर तक देखो, जैसे इससे इधर तक आ गए चार्जेस बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी चार्ज होते हैं ना, इसीलिए, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती रहती है। तो जब ये आर 0 था तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, एम क्या है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा देखो, ऐसा बराबर ना, ऐसा है, क्लियर है, बराबर ना, ऐसा है, ये इसका आएगा आर लेस देन आर और आर इक्वल टू आर और आर ग्रेटर देन आर। तो ये अच्छे से नोट करके लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ ये है, क्लियर है। ये बड़ा रेडियस ऑफ स्फीयर है, छोटा आर मैंने मान लिया है, एक रेडियस ऑफ स्फीयर से छोटा है, एक बार रेडियस ऑफ स्फीयर से बड़ा। तो ये देखो, ये प्रूफ है इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का पूरी तरह। अब हम पोटेंशियल की कहानी देखेंगे कि पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब हमारा पोटेंशियल बचा है और पोटेंशियल एनर्जी, फिर सारे प्रूफ खत्म हो जाएंगे। चलो लिखो अच्छे से ये नोट करके, पोटेंशियल ऑफ, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हॉलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर और HNC कंडक्टिंग स्फीयर
विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो करते हैं। अब हॉलो कंडक्टर है या सॉलिड कंडक्टर हो या एचएनसी हो, सब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं कहाँ होता है, सरफेस पर ही, बराबर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सरफेस पर ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बराबर ना। अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सरफेस पर होता है, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, ये अपना रेडियस ऑफ स्फीयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर क्यू चार्ज दिया, इसके लिए सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर डिफाइंड होता है तीनों के लिए, बराबर। सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड है, अंदर मटेरियल हो भी सकता है सॉलिड अगर बोला तो, अंदर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो बाहर ही है, तो चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा ही होगा, ठीक है। सब में आप मटेरियल बना भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा। अब एक पॉइंट यहाँ लेना है ए, एक पॉइंट यहाँ लेना है, मुझे पोटेंशियल अब निकालना है, यहाँ से यहाँ भी आर मानो, यहाँ से यहाँ भी आर, लेकिन पोटेंशियल जब बी पे लिखोगे वो आर रेडियस ऑफ स्फीयर से बड़ा होगा, जब ए पर लिखोगे तो आर रेडियस ऑफ स्फीयर से छोटा होगा, ये वाला आर, ठीक है। चलो पोटेंशियल लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट बी, वी एट बी और वी एट ए निकालना है, पर वी एट बी जो ये पोटेंशियल एट वी है वो आर ग्रेटर देन आर के लिए है, और पोटेंशियल एट ए वो आर लेस देन आर के लिए है। पर मैं जानता हूँ आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पूरा स्फीयर पॉइंट चार्ज के जैसा एक्ट करता है, तो मैं इसके लिए मैं मान सकता हूँ पूरा स्फीयर जो क्यू चार्ज सरफेस पर है वो सेंटर पे रख सकता हूँ इधर, और पॉइंट बी यहाँ से कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे लिखना आता है, पोटेंशियल एट बी क्या है, के क्यू अपॉन आर, ये तो मैं लिखता आया हूँ। पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर क्या पोटेंशियल होता है, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने सिखाया है, के क्यू बाय आर, इतना ही पोटेंशियल होगा। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बराबर ना, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट के लिए स्फीयर एक्ट्स एज, सभी स्फीयर एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज, मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए मुझे अब टेंशन नहीं है। उधर भी आंसर यही आएगा, बाहर वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए लफड़ा होगा उधर, ठीक है। इधर अगर अंदर वाले पॉइंट के लिए मैं बात करूँ तो मुझे मालूम है कि इसके अंदर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, बराबर ना, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर तो कोई चार्ज रहते ही नहीं है, बराबर ना, अंदर तो कोई चार्ज रहते ही नहीं है। और मैंने प्रूफ से भी बताया था अभी अभी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो होती है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर मुझे पता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, तो मैं बताया हूँ इफ E इज इक्वल टू जीरो तो पोटेंशियल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयरफॉर एंटायर रीजन एक्ट्स एज इक्विपोटेंशियल रीजन। कैसा एक्ट करता है, इक्विपोटेंशियल रीजन, पूरा रीजन इक्विपोटेंशियल है, देयरफॉर स्फीयर एक्ट्स एज, देयरफॉर ये पूरा रीजन कैसा है, इक्विपोटेंशियल रीजन, और ये स्फीयर भी तो उसी रीजन में है, देयरफॉर सरफेस ऑफ स्फीयर एक्ट्स एज, सरफेस ऑफ स्फीयर एक्ट्स एज क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ऑफ स्फीयर एक्ट्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे चार्ज इधर है, देखो इन सभी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सेंटर पर पोटेंशियल लिखना है, बताओ, अंदर है ना सेंटर पर, मतलब आप अंदर वाले पॉइंट की बात करो, तो पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन बड़ा आर। देखो सब छोटे छोटे डी क्यू चार्ज मिला के क्यू चार्ज है, इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, के डी क्यू अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। पॉइंट चार्ज अगर मैं डी क्यू मान लूँ इधर, तो के डी क्यू अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, इधर भी के डी क्यू अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, तो के अपॉन आर कांस्टेंट है, सब डी क्यू मिला के क्या बनेंगे, क्यू ई, तो के क्यू अपॉन आर। एक बार मुझे अंदर पोटेंशियल मिल गया तो सभी जगह पर पोटेंशियल यही रहेगा, मतलब आप किधर भी हो, ये आर रेडियस ऑफ स्फीयर है, अब ये छोटा आर नहीं, क्योंकि अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है पूरा, ये सरफेस हो, सरफेस पे भी पोटेंशियल क्या होगा, अब के क्यू बाय, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, वो रीजन भी इक्वी पोटेंशियल रीजन है, मतलब हर जगह पोटेंशियल, तो अंदर पोटेंशियल, ये अगर ये पॉइंट है ए पॉइंट, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, ये याद रखना, के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर है वो अंदर वाले पॉइंट के लिए। अगर ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्योंकि अंदर इन तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है,
तो पूरा रीजन इक्विपोटेंशियल रीजन बन गया, सरफेस भी उस रीजन में ही है, तो पूरा सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो उस सरफेस की वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आएगा, एक बार अंदर निकल गया पोटेंशियल तो पूरे हर जगह पे पोटेंशियल वही होना है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल रीजन है सब जगह। तो ये एकदम आसान है कि नहीं। अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल निकालना। अच्छा, इसका अगर ग्राफ बनाने को बोला जाए तो कैसा बनेगा, सोचो ये पोटेंशियल, ये आर लेस देन आर, सॉरी आर इक्वल टू आर, यहाँ आर लेस देन आर होगा तो यहाँ आर ग्रेटर देन आर। रेडियस से जब तक अंदर हो तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। फिर इससे आगे जाओ तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, के क्यू, ये तो अंदर वाले पॉइंट के लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या है, ये वाला फॉर्मूला, ये तो वेरिएबल है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, देखो बाहर, इससे बाहर दूर जा रहे हो तो कम होते जा रहे हो और इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जा रहे हो। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर कम होगा ना, फिर इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा। ये वाला ग्राफ आर ग्रेटर देन आर के लिए है, ये वाला ग्राफ आर लेस देन आर के लिए और इक्वल टू आर पर तो आर के क्यू बाय आर, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना पूरा का पूरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हॉलो कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग का HNC हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए ये तीनों, वैसे तो बाहर वाले पॉइंट के सभी स्फीयर एक्ट एज पॉइंट चार्ज, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए के क्यू बाय आर, ये आर रेडियस नहीं है, पता है मैंने, ये छोटा आर अलग चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। और अंदर वाले पॉइंट के लिए ये पूरा रीजन इक्विपोटेंशियल रीजन बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है इधर, स्पीयर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये रीजन इक्विपोटेंशियल रीजन है, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सब डी क्यू चार्ज इधर ही तो है, तो इन सभी डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यही आएगा। एक बार अंदर निकल गया तो सारे रीजन पर पोटेंशियल वही आएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल रीजन है। तो हर पॉइंट पर अंदर के लिए पोटेंशियल ए के क्यू बाय आर, लेकिन यहाँ पर आर रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक है। तो अच्छे से नोट करके लिखो ये वाला। आप देखो प्रूफ भी आपको समझेगा, अगर आप अच्छे से लॉजिकली सोचो और आपके कॉन्सेप्ट पहले के सारे क्लियर हैं तो प्रूफ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी हो भी रही है तो फॉर्मूला याद रखो, कहाँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रख लेने का, एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा एंट्रेंस में फॉर्मूला, लेकिन आपको फॉर्मूला बना कैसा है वो भी पता होना चाहिए, बराबर ना, तो आप अप्लाई सही ढंग से कर पाओगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, जिसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये मेरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, देखो ऐसा मटेरियल भी है। अब इसको क्यू चार्ज दिया तो ये क्यू चार्ज तो सब जगह जाएगा, और इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, रो कूलम पर मीटर क्यूब, बराबर ना। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म है ना, इसका मतलब ठीक है, गया सब जगह, वॉल्यूम में जाएगा ना, ये अंदर भी जाएगा, सरफेस पे भी रहेगा, बाहर भी, सब जगह, है ना, ऐसे ऐसे। अब इसका रेडियस अगर मैं बोलूँ आर है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट लिया, एट पॉइंट ए जो यहाँ से यहाँ आर है, और यहाँ एक पॉइंट लिया बी जो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक आर है, ठीक है। अब मुझे निकालना है 2 जगह पे पोटेंशियल एट बी, जहाँ पर बी कौन सा पॉइंट है जो आर रेडियस ऑफ स्फीयर से बड़ा है, पोटेंशियल एट ए लिखना है जो आर रेडियस ऑफ स्फीयर से छोटा है। चलो इसके लिए डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एट बी, पर बी तो आउटसाइड पॉइंट है और आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज। एक सेंटर पे चार्ज मान लो, बी पॉइंट कहाँ है, वहाँ सेंटर से चार्ज से लेके वहाँ तक की दूरी लिख लो, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिख लो के क्यू बाय छोटा आर, रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं होगा ये, बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसा होता है ना। अच्छा, अंदर वाले पॉइंट के लिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। अब ये अंदर वाला पॉइंट थोड़ा लफड़ा है, याद रखना 2 प्रूफ थोड़ा डिफिकल्ट है। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अंदर वाले पॉइंट के लिए, और एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अंदर वाले उसमें तो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी उसमें अंदर कुछ नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी होता है ना सिस्टम का, पोटेंशियल तो खाली किस पॉइंट पे निकाल रहे हो और चार्ज कहाँ है उधर से दूरी होता है ना। खैर मैं आपको बोल रहा हूँ 2 प्रूफ थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अंदर वाले पॉइंट के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अगर आप चार्ज दे दो तो उस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये 2 प्रूफ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। खैर पोटेंशियल एट ए निकालना है, आर लेस देन आर। देखो कैसे निकाला गया है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे
क्या किया, आपको मालूम है ये अंदर अंदर अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, अंदर अंदर वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए, पॉइंट के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए एसएनसी में E इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब होता है, बराबर है, यही होता है, ठीक है। अब कैसे, अच्छा और इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सरफेस पर, सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सो तो जस्ट आउटसाइड सरफेस लिया, जस्ट आउटसाइड सरफेस, जस्ट आउटसाइड सरफेस अगर मैं पॉइंट लूँ यहाँ, देखो यहाँ, ठीक है ना, यहाँ जैसे मैंने सी पॉइंट ले लिया कोई, जस्ट आउटसाइड, ये क्या है, जस्ट आउटसाइड, तो जस्ट आउटसाइड के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जस्ट आउटसाइड पॉइंट स्फीयर एक्सेस पॉइंट चार्ज मैंने बताया था, तो क्या होती है के क्यू अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर, जस्ट आउटसाइड के लिए के क्यू अपॉन जो भी है, ये जस्ट आउटसाइड है तो रेडियस ही तो है ये, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है, जस्ट आउटसाइड के लिए लिखा, बराबर है, ये ई है, और पोटेंशियल क्या होगा एट सी, ये पोटेंशियल एट सी है, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी है, और पोटेंशियल एट सी क्या होगा के क्यू अपॉन आर। आप बोल रहे हो सर आप रेडियस ऑफ स्फीयर क्यों ले रहे हो, क्योंकि जस्ट आउटसाइड लिया है, जस्ट आउटसाइड के लिए स्फीयर एक्सेस पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज से लेके यहाँ तक की दूरी ऑलमोस्ट रेडियस के तो बराबर होगा, है ना, तो के क्यू अपॉन, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन छोटा आर स्क्वायर, पर छोटे आर की वैल्यू रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर ही हो जाएगी अगर आपने जस्ट आउटसाइड माना है, ठीक है। और अंदर क्या है, अंदर क्या है वो निकालना है, मतलब पोटेंशियल एट ए निकालना है, और पोटेंशियल एट सी आपको पता है, बराबर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, मुझे मालूम है इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये इनिशियल माइनस फाइनल क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ई वेक्टर डॉट डी आर क्या होता है ई डॉट डी आर, या आप ई डॉट डी एक्स भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ई डॉट डी एक्स, ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। कैसे आया ये, पहले भी बोला है मैंने, बार बार बोला है कि वर्क डन क्या होता है माइनस डी यू, बराबर ना, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो एफ डॉट डी एस, बराबर, तो ये माइनस डी यू क्या है, माइनस डी यू क्या होता है, जब इसको इंटीग्रेशन करो, ये डी यू को क्या लिख सकते हो, बराबर माइनस डी यू को, माइनस डी यू का इंटीग्रेशन करो, यहाँ इंटीग्रेशन करो, तो ये क्या होगा इनिशियल से फाइनल, बराबर, तो माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आता है, ये क्या है एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस है ना, एफ डॉट डी एस या डी एक्स लिख लो, अगर डी एक्स है तो एक्स में चल रहा है तो सब, ये अंदर जाएगा तो क्या होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, बराबर ना, ये क्यू ई वी इनिशियल होता है, ये क्यू वी फाइनल होता है, और एफ को क्यू ई लिख सकते हो डी एक्स, है ना, अगर x में चल रहा है फोर्स भी x में तो डॉट प्रोडक्ट तो थीटा जीरो ही होगा, तो ये q यहाँ ले लो, खैर यहाँ डॉट डॉट भी डालना है डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मतलब एंगल जीरो है तो डॉट नहीं आएगा, खैर q यहाँ है, q बाहर लेके कैंसिल कर लो, तो v इनिशियल माइनस v फाइनल, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ बहुत बार, ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर वही लिखा है, ठीक है, इनिशियल से माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूँ ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, मतलब मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर जाके, ये लगाना है ना, x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का एक स्पीयर बना रहे, dx थिकनेस बहुत छोटा है यहाँ पर, ठीक है, x पे इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्यों छोटा छोटा डिस्क के फॉर्म में, देखो डिस्क जैसा डिस्क, इस छोटे डिस्क की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। खैर इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ जरा, कितनी होगी, क्या ये पॉइंट इस एसएनसी के अंदर है, हाँ अंदर ही तो है, इस एसएनसी के अंदर है, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो मैंने लिखा है के क्यू आर अपन आर क्यूब, पर आर कितना है यहाँ पर एक्स, कितना है एक्स, तो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, अच्छा एक्स भी इधर है डी एक्स भी उधर है, ऐसे ही तो थिकनेस है, ठीक है ना, तो एंगल जीरो है तो क्या आएगा के क्यू एक्स अपॉन रेडियस ऑफ स्पीयर आर क्यूब इंटू डी एक्स। अच्छा अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊं ताकि मुझे कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना था, ये पॉइंट पर जो यहाँ है, बराबर ना, तो इनिशियल पोटेंशियल मेरा ए पर है, मतलब ये आर, क्यों मैं आर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनल क्या लूँगा सी पर पोटेंशियल मुझे मालूम है कितना के क्यू अपन आर ही है, देख लो अच्छे से ध्यान से, जस्ट आउटसाइड लिया है सी, तो ये आर से लेके मैं कहाँ तक की लिमिट लगा दूँ आर तक। अब जहाँ लिमिट आर मतलब आर मेरा इनिशियल है,
इनिशियल पोटेंशियल कहाँ पर है, वी एट ए। फाइनल पोटेंशियल कहाँ है, वी एट सी। वही तो लिमिट लगाया है मैंने। इनिशियल देखो, इनिशियल लिमिट और ये फाइनल लिमिट। इनिशियल पे पोटेंशियल निकालना है, फाइनल पे मुझे मालूम है, ठीक है, वी एट ए निकालना है, इसीलिए तो लगाया है ये, है ना। तो वी एट ए क्या आएगा, वी एट ए इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब डी एक्स प्लस वी सी, बराबर ना। और वी सी भी मुझे मालूम है कितना है, देखो वी सी वहाँ लेकर जाओगे तो के क्यू अपॉन आर। अच्छे से देखो क्या किया है मैंने, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा बट अच्छे से देखो तो आपको समझेगा। मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना था, इस पॉइंट पर पता था, बराबर ना। फॉर्मूला लगा दिया, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन मुझे पता था तो ये फॉर्मूला लगाया। अब ये फॉर्मूला जब लगाया ई डॉट डी एक्स, तो मैंने एक्स पे जाके डी एक्स थिकनेस का एक स्फीयर मान लिया, इस एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी। अब मुझे इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का पोटेंशियल निकालना था तो वी इनिशियल वहाँ ले लिया। फाइनल यहाँ का पता रहना चाहिए, एक जगह का पता होना चाहिए तो ये एक जगह का निकाल पाओगे। यहाँ का पता था, निकाल लिया, बराबर के क्यू अपन आर। अब क्या डालो, आप फॉर्मूले में डालो, ये के क्यू अपन आर क्यूब तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो तो पोटेंशियल एट ए आएगा, देखो के क्यू अपॉन आर क्यूब तो कांस्टेंट है। अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय टू, तो एक्स स्क्वायर बाय टू यहाँ ले लो, लिमिट लगा दो आर से लेके आर तक, छोटा आर से बड़ा आर, प्लस यहाँ पर के क्यू बाय आर है, के क्यू बाय आर। तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ आएगा के क्यू अपॉन टू आर क्यूब और यहाँ आएगा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, बराबर ना, प्लस के क्यू अपॉन आर। ये आर अंदर दे दूंगा अगर मैं तो यहाँ क्या आएगा, के क्यू आर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो के क्यू अपॉन टू आर आ जाएगा, यहाँ माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब हो जाएगा, देखो अंदर दे दूंगा तो, बराबर ना। और ये क्या है, प्लस के क्यू अपॉन आर, बराबर ना, के क्यू अपॉन आर के क्यू अपॉन टू आर, बराबर है। यहाँ पर ऐसा होगा तो अगर यहाँ देखो के क्यू अपॉन टू आर और प्लस के क्यू अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 2 3 बाय टू के क्यू बाय बड़ा आर आ जाएगा, बराबर है। यहाँ माइनस के क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2r क्यूब, बराबर। ये फॉर्मूला है, क्या है, 3/2 के क्यू बाय बड़ा आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर 2/r क्यूब। अगर इधर भी आप कॉमन निकालना चाहो तो क्या ले सकते हो कॉमन, के क्यू बाय 2r, ये कॉमन है तो अंदर क्या आएगा 3 माइनस 3 यहाँ बचेगा, 3 माइनस के क्यू बाई 2r कॉमन है ना, तो यहाँ आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये फार्मूला है, देखो अच्छे से समझ रहा है क्या, ये फार्मूला पोटेंशियल अंदर वाले पॉइंट के लिए ये फार्मूला है। देखो पोटेंशियल एट ए वाला है, ये कौन सा है, पोटेंशियल एट ए, अंदर वाला पॉइंट ए माना है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एट ए। देखो के क्यू बाय, पहले देख लो कॉमन बराबर निकाला है ना, के क्यू अपॉन 2r कॉमन है तो यहाँ 3 बच गया, माइनस के क्यू बाई 2r यहाँ पर नहीं है तो यहाँ आर स्क्वायर ऊपर रहेगा, यहाँ सॉरी यहाँ भी आर स्क्वायर होगा, बराबर ना, आर स्क्वायर होगा। देखो आर कॉमन है ना, 2r कॉमन है तो यहाँ नीचे आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन 2r, देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 के क्यू आर आ जाएगा, यहाँ माइनस आर स्क्वायर तो है ही, यहाँ आर स्क्वायर आर क्यूब आ जाएगा 2, बराबर है, ठीक है ना। फॉर्मूला देख लो, बराबर है, ठीक है। अब ये अंदर वाले पॉइंट के लिए, मतलब अंदर वाले पॉइंट के लिए ये पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा सेंटर पे क्या होगा फिर, पोटेंशियल सेंटर भी अंदर है तो पोटेंशियल एट सेंटर, वी एट सेंटर, सेंटर पे क्या, छोटा आर की वैल्यू 0 है और अंदर वाले सेंटर तो अंदर वाला पॉइंट है, अंदर वाले पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला है, पर आर 0 लोगे तो सेंटर पे वी एट सेंटर आएगा, क्या, वी एट सेंटर, मतलब वी एट सेंटर की वैल्यू आएगी v = 3/2, देखो ये तो 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0, तो 3/2 के क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल है सेंटर पर, इतना पोटेंशियल है कहाँ, सेंटर पर। अब ग्राफ ये पोटेंशियल, अच्छा इसको अगर आप ध्यान से देखो ना, इसको तो ये देखो ये पूरा कांस्टेंट है, देखो आप ये है ना ये वैल्यू, इसको आप ध्यान से देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ, ये सिर्फ आर वेरिएबल है। अंदर वाला पॉइंट अगर यहाँ लेता तो आर इधर होता, यहाँ लेता तो आर, है ना, कुछ भी हो सकता था, आर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये अगर है ना, आप देखो v देखोगे ना अंदर वाले पॉइंट के लिए, ये v, तो ये आपको दिखेगा, ये रिलेशन आपको दिखेगा, ये v अगर मैंने y माना, ठीक है, तो ये अगर कांस्टेंट है तो ये मैं b मान रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस, ये इसको अलग कांस्टेंट दे रहा हूँ a,
ये आर की जगह एक्स है ना, एक्स स्क्वायर है ना, बी माइनस, ये पैराबोला टाइप है, ये तो पैराबोला टाइप है। देखो ना, ये कांस्टेंट है के माना के क्यूब अपन 2r³ एक अलग कांस्टेंट है, ए माना, और ये आर एक वेरिएबल है तो आर की जगह एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर हो गया। तो ये पैराबोला। देखो ग्राफ में कैसे बना रहा हूँ, आपको समझ रहा है क्या? यहाँ r इक्वल टू आर है, यहाँ r लेस देन आर है, और यहाँ r ग्रेटर देन आर है। देखो r अगर मैं सेंटर पर लूँ, सेंटर पर, यहाँ पर ये पोटेंशियल है, ये r, ठीक है ना। सेंटर पर क्या है पोटेंशियल? 3/2 के क्यू बाय आर। यहाँ पर पोटेंशियल है 3/2 के क्यू बाय आर। आपको याद होगा जब भी मैंने आपको छोटा मोटा पैराबोला बनाना सिखाया था, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला कैसा बनता था? x अगर 0 लो तो यहाँ, x अगर 2 लो तो y 4 आता था, बराबर ऐसा। देखो यहाँ 2, ये x 2 है तो y 4, फिर x माइनस 2 है तो भी y 4। देखो ऐसा पैराबोला बनता था, याद है? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता था, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो पैराबोला कैसा बनता था? ऐसा बनता था, याद है? ऐसा, मतलब ऐसा, ये माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। देखो पैराबोला ऐसा बनेगा। अब ये ओरिजिन से पास होगा या नहीं वो अपने को ये बताता है, तो आप उसका टेंशन मत लो। जैसे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता तो यहाँ क्या होता? y इक्वल टू एक्स 0 है तो पैराबोला देखो y इक्वल टू 2 पे बनता, मतलब ऐसा इधर बन जाता। शिफ्ट विफ्ट छोड़ दो, पर आप ये देखो जब भी एक्स स्क्वायर है तो ऐसा y की पॉजिटिव y की तरफ टिल्ट करता है, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो नेगेटिव y की तरफ टिल्ट करता है, बराबर ना? ऐसा बराबर है। लेकिन अभी r आप यहाँ बना रहे हो, मतलब आप पॉजिटिव वैल्यू की तरफ स्विच कर रहे हो। r है ना, ये r लेस देन r है, पर ओरिजिन से तो उधर है तो पॉजिटिव ही है, मतलब आप ये साइड बनाने ही नहीं वाले हो ग्राफ, ये साइड ग्राफ बनाने ही नहीं वाले हो, आप राइट में ही बनाने वाले हो। और माइनस एक्स स्क्वायर है तो किधर टिल्ट करना चाहिए? किधर टिल्ट करना चाहिए? नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव इधर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। देखो माइनस एक्स स्क्वायर का नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, देखो माइनस एक्स स्क्वायर का नेगेटिव वाई है, और शुरुआत कहाँ से करना है? यहाँ से, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मुड़ना है। देखो ऐसे r इक्वल टू आर तक आओ। देखो सॉरी आर जीरो नहीं है ना पोटेंशियल, r इक्वल टू आर पर क्या पोटेंशियल है? सेंटर, सॉरी मैंने गलत किया है, गलत हो रहा है। r इक्वल टू जीरो पे 3/2 आर, बराबर है। हाँ r इक्वल टू आर, बराबर ना? r इक्वल टू आर। अब r इक्वल टू आर तो जस्ट आउटसाइड पॉइंट है, जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे तो पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाय आर, मतलब जीरो नहीं हो रहा इधर कहीं यहाँ होगा, मतलब यहाँ से ग्राफ यहाँ तक आप ऐसे आओगे, ऐसे, बराबर ना? फिर r ग्रेटर देन आर, ये पोटेंशियल जीरो नहीं हो रहा है ना, है कि नहीं? r ग्रेटर देन आर के लिए कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला। जब इधर से आगे जाओगे तो पहले वाला पुराना ग्राफ देखो, और इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रहा है। ऐसा क्यों आया समझ में आ रहा है? ये पैराबोला है ऐसा वाला, माइनस एक्स स्क्वायर आया ना, इसीलिए ऐसा बनता है। देखो कम हो रहा है, आगे जैसे बन रहे हो पोटेंशियल कम होते जा रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, सेंटर है ये, और r इक्वल टू 0 पे सेंटर है, सेंटर पे पोटेंशियल, ये r इक्वल टू आर पे, बराबर ना? r इक्वल टू आर मतलब जस्ट ये वाला पॉइंट, जस्ट आउटसाइड भी r इक्वल टू आर है, तो इधर पे आ गए आप, इधर से आगे बढ़ रहे हो तो फिर पोटेंशियल कम हो रहा है, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रहा है, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है? ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला, अच्छा हम पोटेंशियल क्यों निकालते हैं ये भी हमें पता है, पोटेंशियल निकालने से हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी निकल जाता है। ये मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा तब बताऊंगा कि ये फॉर्मूले किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, अच्छे से याद करके रखो ये। नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखना है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा तीन का तो साइमल्टेनियसली करते हैं हम लोग प्रूफ, क्योंकि तीन स्फीयर के तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही सेम है ना, ठीक है? देखो कैसे डिफाइन किया है पोटेंशियल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्फीयर की लिखी जाती है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो आपके पास एक स्फीयर है, याद रख, ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ अभी। इस स्फीयर को क्या क्यू चार्ज दिया, और ये इन तीनों में से अगर एक है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर ही होता है, बराबर ना? और ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और अगर मैं बोलूँ इसका क्या है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, बराबर है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली। और सिग्मा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? चार्ज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस क्या है इसका? आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर।
ये सिग्मा की वैल्यू है। अच्छा मैं आपको बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी मुझे इस स्फीयर का अब निकालना है। ये स्फीयर इन तीनों में से कोई भी एक है, एक ही बात है, अगर सॉलिड कंडक्टिंग हो तो भी चार्ज अंदर जाने वाला नहीं है, क्योंकि मटेरियल रहने पर भी, क्योंकि कंडक्टर है तो चार्ज सरफेस पर ही होते हैं, और हॉलो नॉन कंडक्टिंग है तो भी अंदर चार्ज नहीं, अंदर मटेरियल ही नहीं है तो चार्ज किया जाएंगे, और चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज सरफेस पर रहेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। क्लियर है? अब मुझे पोटेंशियल निकालना है, आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मान लो आपको स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप है ना क्या करो, ऐसा मानो कि पहले खाली स्फीयर था जिसका रेडियस आर था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था। अगर इसके पास कोई चार्ज नहीं है तो इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? चार्ज है ही नहीं, देखो तो इसके आसपास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? कुछ नहीं, बराबर ना। अब आप चार्ज ला रहे हो कहाँ से? इन्फिनिटी, यहाँ कोई इन्फिनिटी है, यहाँ से चार्ज ला रहे हो, चार्ज ला रहे हो छोटा छोटा डी क्यू। आपको ये क्यू चार्ज का स्फीयर बनाना है तो आप क्या करोगे? चार्ज दोगे, चार्ज लेके आ रहे हो, छोटा छोटा डी क्यू। अब जब आप पहला डी क्यू चार्ज लाओगे तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी कोई स्फीयर पे चार्ज नहीं है, तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला था कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है जिसके अगेंस्ट आपको काम करना है, तो आप वो डायरेक्टली ला के रख दो, है ना। तो डी क्यू वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का तो वर्क डन जीरो ही होगा ना, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन करेगा, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब वो डी क्यू चार्ज को लाओगे उस पर कोई ये सिस्टम पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो उस पर क्या फोर्स लगाएगा? ऐसा समझो आप छोटा छोटा डी क्यू चार्ज ला के छोटा डी क्यू चार्ज ऐसा लाया आप, ठीक है, ला के आपने क्यू चार्ज का सिस्टम बना लिया, छोटा डी क्यू चार्ज ला के, कैसा? छोटा सा डी क्यू चार्ज ला के आपने क्यू चार्ज का सिस्टम बना लिया। अब वो सब चार्ज तो सरफेस पर ही जाएगा, जो भी आप चार्ज ला रहे हो इन्फिनिटी से, बराबर है। अच्छा पहले जब चार्ज नहीं लाया तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, लेकिन अब डी क्यू चार्ज ला के आपने कितना बना दिया? क्यू। अब स्फीयर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आप यहाँ से डी क्यू चार्ज लाओगे, कहाँ से? इन्फिनिटी से। कहाँ से? इन्फिनिटी से। सोच के देखो, जब आप डी क्यू चार्ज लाओगे इन्फिनिटी से, यहाँ पर क्यू चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह है अब स्फीयर की, तो अभी आप उसको लाओगे तो एक कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा उस पर, तो आपको ऐसा लगेगा मेहनत लग रही है, क्योंकि कोई उसको वहाँ धक्का मार रहा है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स जब भी वर्क डन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। अब इस डी क्यू चार्ज को ला रहा हूँ तो कितनी पोटेंशियल है? अभी भी मेरे को काम करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से लाऊंगा यहाँ पर, तो जो वर्क डन मैं करूँगा वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जो भी हम काम करते हैं वही काम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, बराबर। यहाँ से मैं मार्कर को ऊपर लाऊं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। अब मुझे यहाँ से यहाँ लाने में, जब मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ तो कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो कंजर्वेटिव फोर्स है वो, आपको उसके अगेंस्ट काम करना है। अभी आप जो भी काम करोगे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे कितना काम करना पड़ रहा है? जितना मैं काम करूंगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। चलो देखते हैं कितना। अब मेरे को छोटा सा जो वर्क डन लिखना है, मुझे मालूम है वर्क डन क्या होता है। अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैं आसानी से लिख सकता हूँ। अब ये सोचो कौन सा स्फीयर है? ये तीनों स्फीयर है, चार्ज इधर है, बराबर। तो इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या है? इस स्फीयर का चार्ज तो इधर सरफेस पे ही आएंगे, और सरफेस पर क्या पोटेंशियल होता है इन तीनों स्फीयर का? अभी तो पता है सरफेस मतलब जस्ट आउटसाइड पॉइंट जैसा ही है, तो जस्ट आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या पोटेंशियल होता है? के क्यू अपॉन आर। पर यहाँ पर क्यू कितना है? छोटा क्यू है, के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। अभी तो निकाला था जस्ट आउटसाइड पॉइंट के लिए ये तीनों स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है? क्या होता है? स्फीयर एक्स एज पॉइंट चार्ज, पर जस्ट आउटसाइड के लिए रेडियस ही है वो, तो रेडियस ही लिखोगे, बराबर ना। तो के क्यू अपॉन आर। अब वर्क डन करना है इस चार्ज को। अब क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क डन क्या होता है? क्योंकि पोटेंशियल वर्क, जो भी मैं काम करूंगा वो काम मेरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। छोटा सा सपोज डी यू, छोटा सा किस में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। छोटा सा क्या होगा? जो भी मैं काम करूंगा वर्क डन, इसका इंटीग्रेशन ही मेरा पोटेंशियल एनर्जी है। जो मैं काम करूंगा वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होने वाला है, बराबर है। मैं काम कितना करूंगा? चार्ज क्या, पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर इंटू
कौन सा चार्ज के चार्ज इंटू पोटेंशियल ना, पोटेंशियल तो स्फीयर का इतना है, चार्ज कौन सा ला रहा हूँ डी क्यू, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी डी क्यू, मतलब डी क्यू को जब मैं यहाँ लाऊंगा, यहाँ से यहाँ लाऊंगा, तो जो सिस्टम बनेगा कौन सा, ये क्यू चार्ज और ये डी क्यू का जो सिस्टम बना, उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इतनी। पर मुझे क्यू चार्ज का डी क्यू चार्ज का सिस्टम नहीं बनाना था, मुझे तो पूरा चार्ज मिला कि क्यू करना था, तो मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूंगा, बराबर है। ये सब तब तक लाता रहूँगा, तब तक लाता रहूँगा जब तक मेरा ये स्फीयर ना बन जाए बड़ा क्यू वाला। तो मुझे जीरो से लेके मैंने कितना चार्ज भरा, पहले स्फीयर के पास कोई चार्ज नहीं था, पहले कोई चार्ज नहीं था, तो स्फीयर के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कुछ कंजर्वेटिव फोर्स नहीं था, तो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं ला रहा हूँ, चार्ज को ला रहा हूँ, तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। जब जब मैं ऐसा करूँगा सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। तो यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी हुई, के बाय आर तो कांस्टेंट है, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय 2 है, और यहाँ पर लिमिट आएगा 0 टू क्यू, एक बार क्यू डालूंगा एक बार 0, तो आंसर आएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2r, खत्म। तो इस स्फीयर के पास, इस स्फीयर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। अब इसमें काम की बात और एक चीज़ है, पहले खाली ऐसा स्फीयर था, कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, और जब ऐसा था तो इस स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, क्योंकि कोई चार्ज नहीं था, चार्ज है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन जब इन्फिनिटी से लाके तोड़ तोड़ के लाके जब आपने ये स्फीयर बना दिया तो पोटेंशियल एनर्जी ये थी। अब जब ये स्फीयर था तो इसके आसपास, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं आसपास, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं। लेकिन जब मैंने ऐसे ऐसे चार्ज लाकर भर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो 0 थी पर बाहर होती है, देखो चार्ज आ गए, कंडक्टर के ये तीनों स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ना, पर बाहर 0 नहीं होती है ना, बाहर होती है ऐसी, देखो ऐसी। मतलब जब मैंने लाया अंदर का तो वही चीज़ रहा, पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 0 था, अब क्यू चार्ज का जब स्फीयर बन गया तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बराबर ना। लेकिन जब क्यू चार्ज का स्फीयर बन गया तो पोटेंशियल एनर्जी थी। इसका मतलब ये कि जब ऐसा था तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, लेकिन जब मैंने स्फीयर ऐसा बना दिया क्यू चार्ज का तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। अब ये एनर्जी कौन से फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। पोटेंशियल एनर्जी जब ये आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, बराबर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है क्या, नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ है, आर से लेके इन्फिनिटी, कहाँ है, आर से इन्फिनिटी है ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आपको दिख नहीं रहा है, पर सिस्टम में स्टोर हो गया, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी आई तो सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, एक तरह का एनर्जी ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अगर आपको कोई पूछे के क्यू स्क्वायर बाय 2r क्या है, तो आप बोलोगे सर जब आपने ये स्फीयर बना दिया क्यू चार्ज का तो इस स्फीयर के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। असल में स्फीयर के पास नहीं, ये सिस्टम में स्टोर होती है। चार्ज कहाँ से ला रहे हो आप, इन्फिनिटी से ला रहे हो। तो कौन सा सिस्टम है, एक ए और एक इन्फिनिटी वाला सिस्टम है। एक सिस्टम है ना जहाँ से आप चार्ज तोड़ के ला रहे हो, बराबर ना। जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पे स्टोर नहीं होती, ये और अर्थ का जो सिस्टम है इनमें स्टोर हुई है, बराबर ना। ऐसे ही ये और वो जो इन्फिनिटी पे सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इनमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आप बोल सकते हो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर ना। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनर्जी का ही रूप है। ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हुई है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बराबर ना। क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी, जब पोटेंशियल एनर्जी आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो एनर्जी है, बराबर ना, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो एनर्जी छुपी हुई है जो आपको दिख नहीं रही है, बराबर। तो के क्यू स्क्वायर बाय 2r इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड
की जो एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ बिछाई है, आर से लेके इन्फिनिटी। अब आप समझ लेना, जब भी आप चार्ज को जहाँ से भी लाके जहाँ तक रखोगे, ये चार्ज कहाँ से लाया, यहाँ से लाया और यहाँ तक रखा, बराबर है, यहाँ नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि अंदर नहीं जा सकता, बराबर है, क्योंकि कंडक्टर में तो अंदर जाता ही नहीं है सरफेस पे, और हॉलो नॉन कंडक्टर है तो अंदर मटेरियल ही नहीं है, घुसेगा ही नहीं अंदर, है ना, बराबर है। तो जहाँ से आप चार्ज लाते हो और जहाँ पे छोड़ते हो, बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जहाँ पे आपने छोड़ा वहाँ से लेकर जहाँ से आपने लाया वहाँ तक होगी। मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ से आप याद रखो, जहाँ से भी आपने काम करके, आपने यहाँ से काम करके यहाँ आए हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं स्प्रेड होती है, यहाँ से नहीं स्प्रेड होगी। तो दिख भी रहा है ना, हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक, ये तीनों स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब चार्ज रख दोगे तो बाहरी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ही होती है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना स्फीयर के। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करो, कोई आपको पूछ रहे ये एनर्जी किस रूप में, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, क्योंकि जब ये एनर्जी नहीं थी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था, जब ये एनर्जी आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई। अब दूसरा ये सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फैली कहाँ से कहाँ है, तो आपको मालूम है वो यहीं से फैली है। तो मैं आपको बोलूँ यहाँ से इन्फिनिटी, तो आप कभी भी याद रखना, चार्ज को जहाँ से आप लाते हो और जहाँ तक रखते हो, वहाँ से लेके जहाँ से आपने लाया वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी फैली होती है। कितनी फैली है, इतनी, KQ²/2R। क्लियर है, तो ये अच्छे से नोट करके आप लिखो एकदम ढंग से, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लिखते हैं वापस किसका, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, KQ²/2R की एनर्जी फैली है R से लेके इन्फिनिटी तक। स्फीयर का जो एनर्जी है बाहर कितना फैला हुआ रहता है, R से इन्फिनिटी, बराबर ना, और इसके अंदर तो कोई एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसका, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो देखते हैं इसके लिए। वापस अपना कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको, ये अंदर मटेरियल है मतलब अंदर भी सब चार्जेस हैं। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट प्रूफ है, मैंने पहले ही बोला था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, क्यू चार्ज है सब जगह है, सरफेस पर भी, अंदर भी है। इसका चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है, रो की वैल्यू आप लिख भी सकते हो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 πr³, यही है, ठीक है। चलो इसके लिए कैसे लिखें, अब इस स्फीयर की मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो वापस मैं क्या करूँगा, मान लो आपके पास एक ऐसा खाली स्फीयर है, सब मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे मालूम है, आप क्या करोगे, सब जगह चार्ज है, ऐसा समझो इसके टुकड़े कर दिए आपने, क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। फिर पहला चार्ज आप यहाँ dq इन्फिनिटी से ला रहे हो, इन्फिनिटी से dq चार्ज लाओगे, यहाँ रखोगे सेंटर पे, फिर ऐसे और चार्ज लाओगे बाजू में, देखो ऐसे चार्ज ला के बाजू में छोटे स्फीयर ऐसे बनाते जाओगे। पहला चार्ज सेंटर पे रखोगे, फिर और आसपास रखते छोटे स्फीयर बनाओगे। ऐसे बना के मान लो आपने इतना स्फीयर बना लिया, इतना, बराबर है, पर इस स्फीयर पे चार्ज भी है ना, है कि नहीं, इस स्फीयर पे चार्ज भी है, बराबर ना, ऐसा चार्ज है, ऐसे छोटे चार्ज ला रहे हो, dq चार्ज चिपका रहे हो, पहला सेंटर पे ऐसे करके आपने इतने चार्ज का स्फीयर बना लिया। सपोज इसका रेडियस r है, क्या है रेडियस r, ये पूरा जो चार्ज है, जो छोटे dq चार्ज आपने रखे, ये q चार्ज हो गया। पर ये q चार्ज इसके सरफेस पे नहीं है, अंदर भी जा सकते ना, पूरे अंदर है, इतने रीजन के अंदर। अभी आप और ला रहे हो ताकि आपका ये स्फीयर बने पूरा q चार्ज का, मतलब इधर सब जमा होके कितना बन जाए, q। अभी तो आपने सिर्फ q चार्ज का स्फीयर बनाया, इतना है वो, जिसका रेडियस r है, छोटा r है, पर आपको ऐसे करके और चार्ज जमा करते इतना चार्ज बनाना है। और कितना रेडियस है, r रेडियस है इसका, रेडियस क्या है इसका, r, ठीक है। पहले ये, अब इसका पोटेंशियल सबसे पहले लिखना है मुझे, बराबर ना। अब मुझे इसके लिए वापस फॉर्मूला लगाऊंगा, जब मैंने अब ये dq चार्ज में लाऊंगा, और इस स्फीयर का क्या पोटेंशियल होगा सरफेस पर, सोचो क्या पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पर, पोटेंशियल क्या होगा, सोचो। ये तो यहाँ पर अंदर ही चार्ज है, अभी तो इस पर बाहर कोई चार्ज नहीं है, अभी आप ला रहे हो ना और चार्ज, देखो इसके अंदर ही चार्जेस है सब, है ना। तो ये देखो यहाँ पर जस्ट आउटसाइड पॉइंट ही हो गया, ये देखो ना अंदर ही चार्ज है, चार्ज अगर अंदर है तो ये बाहर वाला पॉइंट तो जस्ट आउटसाइड हो गया इस स्फीयर के।
और स्पीयर के जस्ट आउटसाइड पॉइंट क्या पोटेंशियल होता है, स्पीयर एक्सेस पॉइंट चार्ज, पर उस पॉइंट चार्ज से यहाँ सेंटर से दूरी क्या है r, देखो यहाँ से r जस्ट आउटसाइड तो यही डिस्टेंस होगा ना, तो क्या आएगा पोटेंशियल आएगा KQ अपॉन छोटा r। तो छोटा सा जो पोटेंशियल एनर्जी मेरा स्टोर होगा, अब मैं इसको ला रहा हूँ, तो जो मैं छोटा सा वर्क डन करूँगा उसकी वजह से सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी छोटी सी, पर बाद में इंटीग्रेट करूँगा उसको। छोटा सा वर्क डन, अब मैं DQ चार्ज को ला रहा हूँ तो वापस क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल मुझे पता है KQ बाय छोटा r बराबर ना, KQ बाय छोटा r बराबर है, और पोटेंशियल क्या, चार्ज कितना है, पोटेंशियल लिख दिया। तो ये छोटा सा वर्क डन है, जो DQ को ला रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये जो छोटा सा Q चार्ज है DQ और छोटा सा ये जो Q चार्ज, इसमें ये जो सिस्टम बनाने में मुझे, मेरा जो सिस्टम बनाने में जो काम करना पड़ेगा वो इतना है, और इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जितना मैं काम करता हूँ उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, बराबर है। थोड़ा बहुत आपको डर लगेगा, बट अच्छे से आप समझो, अच्छे से रुक के शांत दिमाग से आपको समझो, ये सारी बातें आपको समझ आएगी, ठीक है। अब इतना हो गया, अब क्या था, इसी को इंटीग्रेशन करना है। लेकिन जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूँगा, मतलब स्पीयर बड़ा होते जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करूँगा, जीरो से लेके ये यहाँ तक ना, ये रेडियस 0 से r इंटीग्रेशन करना है। लेकिन जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूँगा ना तो लफड़ा है, क्योंकि जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूँगा ये स्पीयर बड़ा होता जाएगा, मतलब ये r वेरिएबल है, और जब ये स्पीयर बड़ा होगा तो और चार्जेस भी तो भर रहे हो आप, तो ये Q चार्ज भी वेरिएबल है, मतलब आपको या तो Q इन टर्म्स ऑफ r होना चाहिए, तो r इन टर्म्स ऑफ Q, क्योंकि दो वेरिएबल इंटीग्रेशन जल्दी इंटीग्रेशन इतना आसानी से नहीं होगा, तो आपको Q इन टर्म्स ऑफ r लिखना आना चाहिए। तो इस स्पीयर के पास कितना Q चार्ज है ये बताने की कोशिश करो, इस स्पीयर के पास कितना Q चार्ज है। चार्ज डेंसिटी आपको दे के रखी है Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, इंटू इस स्पीयर पे चार्ज कितना है 4/3 पाई, बराबर ना 4/3 पाई r क्यूब, यही तो चार्ज है इस स्पीयर के अंदर। तो 4/3 ये सब कैंसिल, तो आंसर क्या आया, Q इज इक्वल टू QR क्यूब अपॉन R क्यूब। क्या इतना ही चार्ज इसके अंदर रखा है, मतलब देखो Q इन टर्म्स ऑफ R आ गया, अब लिख लो इसके अंदर, तो इंटीग्रेशन ऑफ K तो कांस्टेंट है, Q को क्या लिख दूँ मैं, QR क्यूब अपॉन R क्यूब, और नीचे तो R था ही, बराबर ना, QR क्यूब या QR क्यूब, देखो Q के जगह बराबर लिख रहा हूँ ना, QR क्यूब अपॉन R क्यूब, ये रेडियस ऑफ स्पीयर है, और नीचे एक R था ही, और इधर DQ। क्लियर है। अब क्या क्या बाहर ले सकता हूँ मैं, K बाय R क्यूब को बाहर लिया जा सकता है, एक R कट जाएगा, बराबर ना, Q भी बाहर लिया जा सकता है, Q तो टोटल चार्ज है, कांस्टेंट ही है, बराबर। अब इंटीग्रेशन करना है मुझे 0 से लेके R तक, इधर अंदर क्या बचेगा, एक R मर गया, तो ये R² dr, R², Q इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा है मैंने, अच्छा ये DQ, ये है ना, ऐसा लिख रहे हो ना आप, तो यहाँ एक थोड़ा सा आपको और Q को इन टर्म्स ऑफ R लिख दिया ना, तो DQ भी बदलेगा ना आप, तो यहाँ पर इसको डेरिवेटिव निकालूँ, Q क्या है, Q आपका क्या आया, QR क्यूब अपॉन R क्यूब, बराबर ना, तो ये क्या आएगा, DQ बाई DR क्या आएगा, R वेरिएबल है ना, तो क्या आएगा 3QR² अपॉन R क्यूब, बराबर ना, तो R उधर ले लो, तो DQ क्या आ गया, DQ आ गया 3Q अपॉन R क्यूब, R² dr, ये मेरा DQ है 3Q R² अपॉन R क्यूब इंटू dr। तो अब मेरा DQ के जगह में क्या लिख लूँगा, ये Q के जगह तो मैंने डाल दिया QR क्यूब अपॉन R क्यूब, और नीचे R था ही, बराबर ना। अब DQ के जगह क्या डालूँगा, ये पूरा 3Q R² अपॉन R क्यूब, बराबर ना, इंटू dr। अब जो भी कैंसिल हो रहा है, ये R क्यूब R⁵ तो R⁴ हो जाएगा वो, बराबर ना, है ना। चलो बाहर क्या आ रहा है, K अपॉन R क्यूब भी नहीं, R⁶ आएगा, है ना, ये यहाँ से भी आएगा। Q बाहर है तो Q² बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा देखो जो कांस्टेंट है Q², बराबर है 3 भी आ जाएगा बाहर, देख लो कुछ छूटना नहीं चाहिए, 3Q² आ गया बाहर, यहाँ R⁵ आ गया बाहर, R⁵ और ये नीचे आ तो R⁴ हो गया ये, बराबर ना, dr, और इंटीग्रेशन 0 to R, तो इसका इंटीग्रेशन R⁵/5 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/5 KQ², बराबर है, और R⁵ है ना, एक R⁵ है तो नीचे R बचेगा, तो 3/5 KQ² बाय R की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है स्पीयर की।
स्फीयर की टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है 3/5 kq²/r। अब आप फिर से बोलोगे यहाँ पर कि जब ये स्फीयर, जब स्टार्टिंग में तो इसके पास कोई, अगर कोई चार्ज लाए ही नहीं हो तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, बराबर, चार्ज ला रहे तो पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब अगर आप देखो ये Q चार्ज अंदर भी है, अंदर भी है ना, अंदर भी चार्जेस है, इधर भी चार्जेस है, इधर भी चार्जेस है, तो यहाँ पर अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी ना होती है, मैंने बताया प्रूफ में, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी, बना ना, आपने देखा भी है फॉर्मूला KQ छोटा r अपॉन r³ या ρr/3ε0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बाहर भी होती है, बराबर, और Q चार्ज है पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस, पहले अगर चार्जेस नहीं थे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, मतलब आपने जब चार्जेस लाए तो पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी पूरी फैली है क्योंकि अंदर भी चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हो रही है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो टोटल एनर्जी है 3/d, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 0 to इन्फिनिटी। पर आप जानते हो 0 to इन्फिनिटी इधर है, r से इन्फिनिटी, बाहर के लिए स्फीयर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला होता है, kq²/2r। देखो तो इसके बाहर यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला होता है, पहले तो पता है कि r से इन्फिनिटी कितना फैला होता है, kq²/2r, तो 0 to r कितना फैला होगा, देयरफॉर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 to r भी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ से यहाँ भी है और यहाँ से यहाँ, ये r to इन्फिनिटी है, r to इन्फिनिटी पे कितना फैला होता है, kq²/2r, और जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कितना फैला होता है, 3/5 kq²/r, 3/5 kq²/r, इतना जीरो से इन्फिनिटी तक फैला होता है, तो जीरो से r कितना फैला होता है, टोटल इतना है, r से इन्फिनिटी इतना है, तो बचा हुआ इधर होगा, तो फ्रॉम 0 to r जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में फैली हुई एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है वो कितनी है, फ्रॉम 0 to r जो फैली हुई है kq²/5 3/5 kq²/r माइनस kq²/2r। तो इसको अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड 5 से कर दूँ तो 5/5, और इसको भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो नीचे 10r हो जाएगा, तो नीचे 10r, पर ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 5, 6 - 5, तो kq²/10r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है अंदर, फ्रॉम 0 to r। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 0, दिस इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 0 to r। r से इन्फिनिटी kq²/2r है, बाहर r से इन्फिनिटी इतनी एनर्जी फैली है इसकी। आप सब बता सकते हो, इस पेयर की टोटल एनर्जी जो 0 से इन्फिनिटी फैली है वो 3/5 kq²/r है, r से जो इन्फिनिटी तक फैली है उसमें से kq²/2r होती है, तो अंदर कितनी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी एनर्जी है kq²/10r। देखो अगर मैंने कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह में गलती ना किया हो तो, ठीक है ना, वैसे सही लग रहा है, 2/2 बराबर ना, 5/5 नीचे 10r, तो 6 - 5 kq²/10r। तो ये आंसर है मेरा, क्लियर है। तो यहाँ पर अपने सारे प्रूफ्स खत्म। एक मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर आया तो क्या है, वैसे ये सब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये सब अभी नीट वगैरह के लिए काम का नहीं है, जेई के लिए, ठीक है। जेई के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वैसे पूछे नहीं जाते और पूछे जाएंगे भी नहीं, बट नीट के लिए तो बिल्कुल काम के नहीं है। मैं आपको अगर बताऊँ जैसे आपके पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए अपन प्रूफ कर रहे हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा, देखो क्या होगा। सपोज आपके पास एक एसएनसी है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, आपको बोल रहा है इसका रेडियस आर है, क्या है, रेडियस आर है, और इस पर क्यू चार्ज है, ठीक है, और रो इज इक्वल टू रो नॉट आर कूलम पर मीटर क्यूब है। रो इज इक्वल टू क्या है, रो नॉट आर कूलम पर मीटर क्यूब है, ठीक है ना, रो इज इक्वल टू रो नॉट आर कूलम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है आर लेस देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन आर। बाहर के लिए क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि बाहर वाला पॉइंट लूँ, यहाँ गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो इसके अंदर कितना है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज पूरा अंदर ही तो जाएगा, सब जगह सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ना, सब जगह जाएगा, ठीक है ना। पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², और r क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट के लिए सभी स्पेयर एक्ट्स एज पॉइंट चार्ज,
मुझे इस पॉइंट पर बोल रहा है, कोई पॉइंट बोल रहा है अंदर लो, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस यहाँ गॉसियन सरफेस बना दिया, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ उस गॉसियन सरफेस पे, तो गॉस लॉ लगाऊंगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर। ई और डी ए में एंगल जीरो ही होगा, ई और डी ए में एंगल क्या होगा, जीरो। ये गॉसियन सरफेस है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है, डी ए भी ऐसा होगा, क्योंकि मैंने बताया डिस्क वगैरह में तोड़ के वही आता है सब, ठीक है। तो यहाँ ई इंटू 4πr² ही आएगा, बराबर। क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, ये क्यू इन मतलब किसके अंदर, स्पीयर के अंदर नहीं है, ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो लिखते हो ना। तो कैसे करूँ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो ये मुझे लिखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से छोटा सा आर रेडियस पे जाकर डी आर थिकनेस का एक स्पीयर बना रहा हूँ, देखो ये, ठीक है, डी आर थिकनेस का। इस डी आर थिकनेस के स्पीयर में कितना चार्ज है ये लिखने की कोशिश करो। तो कैसे लिखूँ मैं, इस जो डी आर थिकनेस में जो चार्ज है ना, डी क्यू चार्ज, वो कितना है, तो कितना है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, रो नॉट आर कूलम पर मीटर क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्पीयर। ये जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस वाला स्पीयर है, हॉलो थिक स्पीयर है, तो उस पे चार्ज कितना है, तो उसका सरकमफरेंस इंटू थिकनेस, सरकमफरेंस क्या है 4πr² इंटू थिकनेस क्या है dr, तो उसके पास चार्ज रो नॉट 4πr³ dr का है। अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, क्या करोगे, मुझे तो इसका नहीं चाहिए था, इधर तलक गॉसियन सरफेस तलक करना है, तो जीरो से लेके ये आर तलक इंटीग्रेट कर दो, जीरो से लेके आर तलक इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आएगा, रो नॉट 4π/4 इंटू r⁴, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रो नॉट। अब क्यू इन लिखो, e इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्या है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना है, यही क्यू इन चार्ज है ना गॉसियन सरफेस के अंदर, आर तलक इंटीग्रेशन किया, मतलब इधर तलक का चार्ज लिखा है आपने, तो क्या आएगा, रो नॉट इंटू पाई इंटू r⁴, बराबर ना। तो यहाँ पर पाई कैंसल, r² कैंसल, तो यहाँ पर आएगा रो नॉट r² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा आंसर है, रो नॉट r² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पीयर के अंदर। अगर नॉन यूनिफॉर्म भी होगा तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नीट में ये सब नहीं पूछा जाएगा, जेई के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको। बाकी सारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट टाइम थोड़ा बहुत उस फॉर्मूले को अप्लाई करना हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम लास्ट लेक्चर होगा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का। इसका मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 या पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, लिख लो अच्छे से नोट कर।